नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो भी? फिर आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन, ये वाली बुक पढ़ रहे हैं। और इसमें पहला चैप्टर अपनों ने पूरा कर लिया है और दूसरा चैप्टर अपना चलेगा राजस्थान का इतिहास। ठीक है। जैसा आरपीएससी, आरएसएसबी जो भी है राजस्थान की किसी भी भर्ती के अंदर जो वर्तमान का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के आधार पर हम ये राजस्थान अध्ययन बुकें पढ़ रहे हैं 6 से 12 की। और 6 से 12 में छठी क्लास का जो राजस्थान अध्ययन है वो अपना चल रहा है। और राजस्थान अध्ययन में पहला चैप्टर कक्षा 6 का आपने कर लिया है। दूसरा जो चैप्टर है वो अपना है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास इस दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ये मूल किताबें हैं जो अध्यक्ष साहब कहते हैं ना आरपीएससी के कि मूल किताबें कौन सी है, तो ये मूल किताबें हैं राजस्थान की और इन्हीं से प्रश्न है वो लगभग बनते हैं। आप पीछे वाली भर्ती भी देख सकते हो, जो राजस्थान अध्ययन की जितनी भी बुकें हैं उनसे ही प्रश्न आए हैं राजस्थान के इतिहास के, कल्चर के, जो भी है। चलो देखते तो देखो राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के प्राचीन नाम, राजस्थान के प्राचीन नाम क्या है? मेवाड़ है, मारवाड़। मेवाड़ और मारवाड़, यानी मारवाड़ जोधपुर वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये जोधपुर वाला क्षेत्र है। और मेवाड़ ये उदयपुर वाला क्षेत्र है। जहां मेवाड़ नाम आए समझाना ये उदयपुर वाला भी, ठीक है, उदयपुर वाला क्षेत्र हो जाएगा। फिर राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं थी। ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि राजस्थान का प्राचीन नाम मेवाड़ और मारवाड़ था। राजस्थान जो आज हमें दिखाई दे रहा है, वर्तमान में हमें दिखाई दे रहा है, पुराने समय में, प्राचीन समय में ये राजनीतिक इकाई ऐसी नहीं थी भाई। ठीक है। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों, यानी विभिन्न जो जनपद है, लगभग जनपद और अंचलों, अंचलों मतलब क्षेत्र, यानी जनपदों और अंचलों में विभक्त था, यानी क्षेत्रों में बंटा हुआ था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। यानी जो जनपद है वो क्षेत्र है जहां जिस प्रकार की जाति रहती थी, उसी प्रकार की जाति के नाम से ये जाने जाते, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, सीवी, मेवात, हड़ौती आदि। ये क्षेत्र थे अपने राजस्थान में, प्राचीन क्षेत्र थे ये। ठीक है, यानी जनपदों के रूप में बंटे हुए थे। ये जनपद जांगल है, मरु है, अर्जुनायन है, शिवी है, मेवात है, हड़ौती है। ये जांगल बीकानेर वाला क्षेत्र हो जाएगा। मरु प्रांता ये जैसलमेर वाला क्षेत्र हो जाएगा। मेवात ये अलवर वाला हो जाएगा। हड़ौती ये बूंदी डूंगरपुर वाला क्षेत्र, प्रतापगढ़ वाला हो जाएगा। ठीक है। अब देखो प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण प्रारंभ किया। प्रश्न आ सकता है कि प्राचीन भारत में निम्न में से छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य एवं जनपदों को का निर्माण प्रारंभ किया, तो वो किसने किया था? आर्य। आर्य जो थे वो प्राचीन भारत में छोटी छोटी जो बस्तियां हैं उनको मिलाकर अपने अपने राज्य और जनपदों का निर्माण किया। फिर बात करें महाभारत। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में और संहित जो ग्रंथ है उनमें कई जनपदों का है वो उल्लेख मिलता है। अब ऐसा मानचित्र आपके बुक में दिया हुआ है, इस राजस्थान अध्ययन की बुक में दिया हुआ है, वो मैंने बनाया भारत राजस्थान का। ये मध्यकालीन राजस्थान है। कैसा है? मध्यकालीन राजस्थान है। ये जांगल प्रदेश आ जाएगा, बीकानेर वाला क्षेत्र। ये मरुक्रांता आ जाएगा, ये जैसलमेर वाला क्षेत्र है। ये सुरसेन ये आपका सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है। ये मत्स्य सेन आपका अलवर वाला क्षेत्र आ जाएगा। ओके। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें जांगल प्रदेश को। जांगल प्रदेश है क्या? एक मिनट देख लेता हूं मैं कौन सा पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मरु प्रदेश। ठीक है, एक बार उतारो इतना। देखो अपने मरु प्रदेश मरु प्रदेश की बात करें तो मरु प्रदेश का निर्माण देखो सबसे पहले भाई ऋग्वेद में होता है। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है अपना। ठीक है, ऋग्वेद और अन्य जो पुराने ग्रंथ है जैसे रामायण है, चरक संहिता है, महाभारत है, वरद संहिता है, इन सभी में मरु प्रदेश का वर्णन अपने को देखने को मिलता है भाई। ठीक है। मरु प्रदेश आर्यों का आर्मिक जनतंत्र था। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक
प्रारंभिक जनतंत्र था, जनतंत्र था भाई। मरु जो प्रदेश है वो आर्य जो लोग थे उनका प्रारंभिक जनतंत्र था। ठीक है, उसके अलावा अब देखो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वर्तमान में। वर्तमान में मरु प्रदेश में, वर्तमान में मरु प्रदेश में, मरु प्रदेश की बात करें वर्तमान में तो इसमें भाई बीकानेर आएगा। बीकानेर, कौन कौन से क्षेत्र आएंगे इसमें, बीकानेर, नागौर, नागौर, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। इसके अलावा भाई डीडवाना कुचामन के अलावा आप कह सकते हो चूरू, चूरू आ जाएगा, चूरू, गंगानगर आ जाएगा। गंगानगर के अलावा भाई आपका जैसलमेर भी आएगा इसमें, जैसलमेर, जैसलमेर के अलावा बाड़मेर आ जाएगा, बाड़मेर। ठीक है, तो वर्तमान में मरु प्रदेश में देखें कौन कौन से जिले हैं वर्तमान में राजस्थान के, बीकानेर है, नागौर है, डीडवाना, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर आ जाएंगे भाई। ठीक है, कालांतर में क्षेत्र में कुछ विस्तार देखो, कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार, इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ, के साथ अब देखो कालांतर में क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ आपका कुरु है, कुरु, मर्द और जांगल, कौन सा, जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। जांगल जनपदों का, जनपदों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो मरु प्रदेश देखो, मरु प्रदेश का वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलेगा, हमें पौराणिक ग्रंथ उनमें देखने को मिलेगा, हमें रामायण में देखने को मिलेगा, हमें चरक संहिता में देखने को मिलेगा, महाभारत में मिलेगा और वर्ध संहिता में मिलेगा। यहां से प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से किन ग्रंथों में मरु प्रदेश का वर्णन है वो नहीं मिलता है, तो आप देख लोगे वहां पे, या मिलान में आ सकता है। उसके बाद करें मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, यानी निम्न में से मरु प्रदेश है वो किनका प्रारंभिक जनतंत्र था, तो आपका उत्तर आएगा आर्य, आर्य लोगों का। और वर्तमान में मरु प्रदेश में कौन कौन से जिले राजस्थान के आते हैं वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बीकानेर आ जाएगा, आपका नागौर आ जाएगा, डीडवाना आ जाएगा, चूरू आ जाएगा, गंगानगर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा और बाड़मेर आ जाएगा। अगर प्रश्न ऐसे आए कि निम्न में से कौन सा नवीनतम जिला है जो मरु प्रदेश के अंदर शामिल किया गया है, ये नया जिला बना है डीडवाना कुचामन, ठीक है, नागौर से अलग होगी। ओके भाई, उसके बाद कालांतर यानी उस समय देखें तो उस क्षेत्र में कुछ विस्तार हुआ और विस्तार के साथ ही कुरु है और मद्र है, जांगल जनपदों का निर्माण भी यहाँ हुआ है। तो ये था अपना मरु प्रदेश। अब आता है जांगल, कौन सा, जांगल प्रदेश आता है भाई, एडिलगांव जांगल प्रदेश, कौन सा है, जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश की क्या विशेषता है भाई, इसमें कौन कौन से जिले रहेंगे अपने, तो इस जनपद में वर्तमान में देखो, इस जनपद में वर्तमान में आपका बीकानेर, बीकानेर, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, कुचामन, डीडवाना कुचामन, और उसके अलावा बात करें अपने जोधपुर का कुछ भाग आता है भाई, जोधपुर का कुछ भाग आता है, जोधपुर का कुछ भाग आता है। तो जंगल प्रदेश में बात करें अपने ये जनपद है, इस जनपद में बीकानेर है, डीडवाना कुचामन है और जोधपुर का कुछ भाग आएगा। आगे देखो इसमें, और इसकी राजधानी चित्रपुर थी भाई,
इस जांगल प्रदेश की राजधानी राजधानी राजस्थान राजधानी की बात करा पा ऐ छतरपुर। ऐ छतरपुर क्या लिखे जो है ऐ ही छतरपुर। ऐ छतरपुर जो वर्तमान में कौन सा जिला है ये? वर्तमान में नागौर। वर्तमान में कौन सा जिला है? वर्तमान में राजस्थान का नागौर जिला का नागौर जिला आता है। ठीक है, छतरपुर वर्तमान में क्या है? नागौर जिला है। आई बात समझ में? ठीक है सर। मत्स्य पुराण के अनुसार देखो यहां अगर हम बात करें मत्स्य पुराण के अनुसार, किसके अनुसार? मत्स्य पुराण के अनुसार युद्धवंश के बलराम, ओहो बड़ी अच्छी बात है भाई, युद्धवंश, युद्ध वंश के बलराम, युद्ध वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय यहीं रुके थे। ठीक है, जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे, लिखो जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे गुजर थे। देखो जंगल प्रदेश में इतनी बात हमें याद रखनी, ये सीधी सीधी आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक में लिखी है कि इस जनपद में वर्तमान में कौन कौन से जिले राजस्थान के आते हैं, तो बीकानेर है, डीडवाना, कुचामन है और जोधपुर का कुछ भाग आएगा। इसकी राजधानी थी उस समय छतरपुर, जो वर्तमान में नागौर जिले के रूप में प्रतीत होती है। मत्स्य पुराण के अनुसार, किसके अनुसार? मत्स्य पुराण के अनुसार, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये लाइन। मत्स्य पुराण के अनुसार युद्धवंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। प्रश्न आएगा कि निम्न में से किसके अनुसार युद्धवंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय जांगल प्रदेश से गुजरे थे? तो आपका उत्तर क्या आएगा? मत्स्य पुराण के अनुसार। मत्स्य पुराण के अनुसार, मत्स्य पुराण के अनुसार युद्धवंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय कौन से क्षेत्र से गुजरे थे? तो आपका उत्तर आएगा जांगल प्रदेश। या कौन से जनपद आ जाए? जांगल जनपद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना जनपद रहेगा वो है मत्स्य। कौन सा भाई? मत्स्य। देखो यहां नहीं लगाऊ, मत्स्य, मत्स्य। अब मत्स्य जनपद के अंदर कौन कौन से जिले वर्तमान में आते हैं इसके? देखो इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है भाई। पहली बात तो ये याद रखनी है कि इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलती है। याद रह जाएगी कि निम्न में से किस जनपद का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, तो आपका मत्स्य आ जाएगा। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी, देखो महाभारत में इसकी राजधानी क्या थी भाई? भारत में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी भाई? बताओ, महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो उत्तर आएगा आपका, क्या आएगा? विराटनगर। कौन सी? विराटनगर, ये हम कह सकते हैं विराटनगर थी। कौन सी थी भाई? विराटनगर थी। और बात करें अपने कि यह जनपद कोटपुतली बहरोड के मध्य स्थित था भाई। देखो यह जनपद कोटपुतली बहरोड के मध्य स्थित था। ठीक है, तो पूछे आपसे कि कौन सा जनपद है जो कोटपुतली बहरोड मध्य के बीच में स्थित है या मध्य में स्थित था, तो आ जाएगा मत्स्य जनपद। कौन सा आ जाएगा? मत्स्य जनपद आ जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें, इस स्थान का वर्णन चीनी आती हो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा दो भी। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री का नाम बताओ भाई, आप फटाफट बताओ नाम। चीनी यात्री का नाम क्या रहेगा? युआन चुआंग। ओहो नाम ही जोड़ को है, युआन
चुआंग। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चुआंग ने किया। किसने किया था भाई? ने किया था, ने किया, ने किया। ठीक है, देखो मत्स्य जनपद, इस जनपद का उल्लेख हमें किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है सर। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा, महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर, जो विराट कहते हैं अपने। यह जनपद कोटपुतली बहरोड के मध्य स्थित था और इसी स्थान का वर्णन, यानी मत्स्य स्थान का जो वर्णन है, चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी किया है। प्रश्न आए कि मत्स्य स्थान का वर्णन निम्न में से किस चीनी यात्री ने किया है? तो आपका उत्तर आएगा युआन चुआंग ने किया है। आई बात में दोबारा देख लो, ये मरु प्रदेश था। मरु प्रदेश का वर्णन ऋग्वेद, पुराने ग्रंथों, रामायण, चरक संहिता, महाभारत, भरत संहिता का वर्णन मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र रहा है। वर्तमान में मरु प्रदेश में बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर आता है। और कालांतर में मरु प्रदेश का कुछ जो विस्तार है के साथ कुरु, मरु और जांगल जनपदों का निर्माण में हुआ। जांगल प्रदेश की बात करें, इस जनपद में वर्तमान में बीकानेर है, डीडवाना, कुचामन है, जोधपुर का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी चित्रपुर है, जो वर्तमान में नागौर जिले से प्रतीत होती है। मत्स्य पुराण के अनुसार युद्धवंश के राजकुमार थे बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे, मत्स्य क्षेत्र से। ठीक है, आपके जंगल प्रदेश, सॉरी। मत्स्य पर जनपद की बात करें अपने, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हमें किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। और महाभारत में जनपद की राजधानी विराटनगर थी और यह जनपद कोटपुतली बहरोड के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन है वो चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी किया है। कौन से? मत्स्य क्षेत्र का जो वर्णन है वो एक चीनी यात्री थे जिनका नाम था युआन चुआंग, ने भी अपने साहित्य में किया है। ठीक है, उतारो फटाफट उतारो भाई। सूरसेन देखें अपने, सूर जनपद है, सूरसेन जनपद, सूरसेन जनपद। ये देखो राजस्थान के भरतपुर, राजस्थान का कौन सा जिला? भरतपुर आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा और करौली। भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये ज्यादातर जो भाग है वो प्राचीन सूरसेन जनपद में शामिल थे। प्रश्न पूछे कि वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले हैं जो सूरसेन जनपद में शामिल है? तो भरतपुर, धौलपुर और करौली आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। क्या थी? मथुरा। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सूरसेन का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सूरसेन का भी उल्लेख देखने को मिलता है। बयाना परिस्थिति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई कि निम्न में से किस प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है? तो बयाना प्रशस्ति में मिलता है। मिलान में आ सकता है, एक तरफ अभिलेख मिलेंगे आपको, दूसरी तरफ कौन कौन सा जनपद है वो देखने को मिल रहा है। फिर है सिकंदर के आक्रमण के बाद स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां, यानी सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो उससे स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। कहाँ? राजस्थान में आकर बस गई और इनमें साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालवे, सीवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। प्रश्न आए कि पंजाब से सिकंदर के आक्रमण के बाद पंजाब से स्वतंत्र रहने के लिए कौन सी जनजातियां हैं जो राजस्थान में, जनजातियां क्या जातियां हैं जो राजस्थान में आकर बस गई? ठीक है, तो वो आ जाएगी मालव जनजाति, सीवी, अर्जुनायन। ये जनजातियां हैं जो पंजाब से आई और राजस्थान में बस गई। ठीक है, ये थे अपने जनपद। कौन से काल के थे भाई? ये मध्यकालीन जनपद थे। अब आता है मौर्योत्तर कालीन राजस्थान। हेडिंग लगाओ, मौर्योत्तर कालीन राजस्थान, यानी मौर्य काल का राजस्थान। मौर्योत्तर कालीन और राजस्थान, ये हेडिंग लगा लो आप कि मौर्य कालीन राजस्थान, यानी मौर्यों के समय का राजस्थान कौन सा है। और मौर्यों के समय में सबसे पहले हम सीबी को पढ़ते हैं। किसको पढ़ेंगे भाई? सबसे पहले पढ़ेंगे सीबी। सीबी जनपद है ये।
ठीक है, तो सीबी देखो, अगर बात करूं मैं आधुनिक, तो आधुनिक उदयपुर के पूर्व, आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और पश्चिम तथा उत्तर के संभागीय प्रदेश, पश्चिम तथा उत्तर के संभागीय प्रदेश, पश्चिम तथा उत्तर के संभागीय प्रदेश में सीबी जाति ने, में प्रदेश में सीबी जाति, कौन सी भी, सीबी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, सीबी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया। देखो कि आधुनिक जो उदयपुर है उसका पूर्वी और पश्चिमी और उत्तरी जो भाग आता है, उस प्रदेश में सीबी जाति है, उसका आधिपत्य था, उसका अधिकार था भाई, इसलिए यहां सीबी जनपद के नाम से जाना जाता है। इसलिए यह सीबी जनपद के नाम से जाना जाता है। इस जनपद से सीबी जनपद के नाम से जाना जाता है उदयपुर वाला क्षेत्र। कौन सा भाई? उदयपुर, मेवाड़ वाला भाई क्षेत्र। ठीक है, इसकी राजधानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी देखो क्या थी भाई, राजधानी की बात करा आप, तो राजधानी दो नाम मिलते हैं इसके। क्या मिलते हैं? एक तो मजमिका मिलता है भाई, मजमिका, एक तो मिलता है मजमिका, ये नाम मिलता है मजमिका। एक मिलता है इसका मध्यमिका, माध्यमिका, एक मिलता है आपका माध्यमिका। ये इसकी राजधानी थी भाई, यानी सीबी जनपद की राजधानी क्या थी? मजमिका या माध्यमिका थी। ठीक है, ठीक है। अब इसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी गांव में मिलते हैं। इस मध्यिका राजधानी के अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी, कौन सा गांव है? नगरी गांव में मिलते हैं, नगरी गांव में मिलते हैं भाई। सीवी जनपद की राजधानी मजिका थी और मजिका के जो अवशेष है वो चित्तौड़गढ़ के पास जो नगरी गांव है उसमें देखने को मिलते हैं। इस भूभाग को देखो, जो मदिका है, इस भूभाग को लिखो, इस भूभाग को क्या कहते थे भाई? इस भूभाग को कहते थे मेदपाट। क्या कहते थे? मेदपाट यानी मेवाड़। क्या कहते थे भाई? मेवाड़। मेवाड़ नहीं नाम मिले तो आपको प्रयागवाट भी मिल जाएगा। क्या है? प्रयागवाट भी कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है, दोबारा देखो सीबी को। आधुनिक आधुनिक उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर का जो संभागीय प्रदेश है उसमें सीबी जनजाति की अधिकता थी, यानी आधिपत्य था वहां पर उन सीबी जाति का सॉरी, और इसलिए सीबी जनपद के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है, उदयपुर वाला क्षेत्र। अब पूछे कि राजस्थान में सीबी जाति के लोग का आधिपत्य किस क्षेत्र में था? तो उदयपुर में। उदयपुर में देखो, देख ले, उदयपुर में कौन सा क्षेत्र आएगा? पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण नहीं आएगा। पूर्व, पश्चिम और उत्तर उदयपुर का जो भाग है वहां सीबी जाति रहती थी, उसका अधिकार था और उन्हीं के नाम से इसका क्षेत्र सीबी पड़ गया। अब सीबी की राजधानी मजमिका थी या मध्यमिका। इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? चित्तौड़गढ़ का एक नगरी गांव है वहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस भूभाग यानी जो ये मजिका या मदिका का भूभाग है या सीबी जनपद है, इसका भूभाग मेदपाट या मेवाड़ या प्रयागवाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, उसके बाद अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखो अर्जुनायन, देखो अर्जुनायन है जो वर्तमान में अपने देखें भरतपुर है, अलवर है, यहाँ के जो अर्जुनायन है वो अपनी बीजों के लिए प्रसिद्ध थे भाई। कि भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी बीजों के लिए प्रसिद्ध थे। और अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर, देखो ये जो अर्जुनायन थे, अर्जुनायन मालवों के साथ मिलकर, क्योंकि ये पंजाब की जातियां थी, मिलकर, क्योंकि सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो उस समय उससे आक्रमण से बचने के लिए, निस्वतंत्र रहने के लिए पंजाब से राजस्थान में आ गए भाई। ठीक है, क्योंकि शूरसेन जनपद की बात है ये। अर्जुनायन मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपतों को परास्त किया। मिलकर विदेशी विदेशी छत्रपतों, छत्रपतों के लग जोरे, छत्रपतों को परास्त, परास्त यानी हराया, परास्त किया। ये अर्जुनायन थे भाई। पंजाब की जातियां राजस्थान में आई और भरतपुर अलवर के जो प्रांत थे या राज्य थे वहां पर ये अपनी विजयों के लिए, अपनी जीत के लिए जाने जाते थे। और मालों के साथ मिलकर इन्होंने विदेशी जो छत्रपति थे उनको हराने का काम अभी किया। अब आता है अपना एक इसके अंदर बात करें मालव, कौन सा मालव आता है, मालव हेडिंग लगाओ आप, मालव ये क्या है। देखो मालव, मालव की बात करें अपने, मालव की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। पहली बात तो ये याद रखनी है कि इसके इसकी इस की शक्ति का केंद्र, इसकी शक्ति का केंद्र जयपुर के पास था। जयपुर के पास नगर था, जयपुर के पास नगर था, नगर यानी जो मालव है उसकी शक्ति का केंद्र जयपुर के पास एक नगर था, वो था। अच्छा ठीक है सर, आगे जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। और ये नगर कहाँ है वर्तमान में, वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। स्थित है, बहुत बारी प्रश्न आया है कि नगर किस जिले में आता है वर्तमान में, तो टोंक में आता है। और ये जो नगर है ये मालवों का केंद्र रहा है, शक्ति का केंद्र रहा है ये मालवों का। ठीक है, और क्या है इसमें, ठीक है सर। कालांतर में अजमेर टोंक मेवाड़ क्षेत्र तक फैले हुए थे ये। अगर कालांतर की बात करें, कालांतर में अजमेर टोंक और आपका कह सकते हो आप मेवाड़ क्षेत्र तक फैले थे। मेवाड़ का मतलब उदयपुर क्षेत्र तक फैले थे। तो कालांतर में ये अजमेर टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक फैले हुए थे। अच्छा और भाई, और क्या आएगा इसमें, टोंक प्रतापगढ़ झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के, यहां लिखो टोंक और झालावाड़ का, टोंक झालावाड़, झालावाड़ आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा, प्रतापगढ़, झालावाड़ टोंक प्रतापगढ़। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें अपने तो झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के क्षेत्र, मालव देश के, मालव देश के अंतर्गत आता था, अंतर्गत आता था वे। तो मालव देश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, टोंक झालावाड़ और प्रतापगढ़ आते हैं। ठीक है, ठीक है सर। और मालव की दिग्विजय का, यहाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां वेरी वेरी लगा रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मालव की
दिग्विजय, दिग्विजय से लिखो, दिग्विजय का यूप अभिलेख, ये याद रखना भाई, ये यूप अभिलेख, ये मैं इसको राउंड कर देता हूं, याद रखना है। यूप अभिलेख नानसा, कौन सा? नानसा, यानी भीलवाड़ा में लगा है। ये नानसा कहाँ है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में लगा है। ठीक है, तो ये मालव देश थे। मालव देश की शक्ति का केंद्र जयपुर के पास नगर था, और नगर वर्तमान में टोंक जिले में, और कालांतर में अजमेर, टोंक, मेवाड़ का क्षेत्र इस तक फैले हुए थे ये। और वर्तमान में बात करें अपन, टोंक, झालावाड़ और प्रतापगढ़ का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। मालव की दिग्विजय, यानी जो मालव देश के, जो प्रदेश के जो लोग थे, उनकी विजयों का जो वर्णन है या उल्लेख हमें देखने को मिलता है, वो कौन से अभिलेख में मिलता है? यूप अभिलेख में मिलता है। और ये यूप अभिलेख कहाँ लगा हुआ है? ये लगा है नानसा में, और नानसा कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ भाई? भीलवाड़ा में है। अब अपन आता है कौन सा? योध्या, योध्या क्षेत्र आता है। कौन सा आता है? योध्या क्षेत्र आता है, ये वाला, ये बड़ा क्षेत्र आता है। इसको मानचित्र में देखेंगे अपन। देखो ये कौन सा क्षेत्र है आपका? राजस्थान का उत्तरी भाग, कौन सा आएगा इसमें? राजस्थान का उत्तरी भाग, और राजस्थान का उत्तरी भाग इसमें शामिल रहेगा। और उत्तरी भाग का योद्धा भी एक शक्तिशाली, भी एक शक्तिशाली, ये सीधी सीधी लाइन लिखी आ सकती है पेपर में, शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था भाई, गणतंत्रीय कबीला था। क्योंकि अब लाइन सीधी किताब से सीधी सेम सेम लाइन उठाता है, तो लिख सकता है कि राजस्थान का उत्तरी भाग का योधे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। ठीक है, संभवतः योधों ने ही उत्तरी राजस्थान में, संभवतः, संभवतः क्या लिख रहे हैं? संभवतः है योधों ने ही उत्तरी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया, कुषाण शक्ति को नष्ट किया। ये योद्धे है राजस्थान का उत्तरी भाग, जो योद्धे की भी एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला रहा है। और ये कहा जाता है कि इन्होंने ही क्या है, जो उत्तरी भारत में कुषाणों का शासन था, उस शासन को उन्होंने क्या किया? नष्ट किया, या उनकी शक्ति को खत्म किया। अब बात करें अपने, इसमें कुछ और अन्य बातें हैं, नोट लगा लिख लेना भाई, इसकी बातें यहां नोट लगा के लिखो आप। नोट लगा क्या लिखोगे? कि गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्था, गुप्त काल तक ही ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं, गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही, अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ठीक है, गुप्त काल तक ही ये गणतंत्रीय जो व्यवस्थाएं थी अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई, मैं ज्यादा आपको कहता नहीं हूं, आपकी मर्जी है, कर तो ठीक है, ना करो तो ठीक है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त काल ने, देखो आगे लिखो, ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त काल, गुप्त सम्राटों ने
गुप्त सम्राटों कह दो या राजा कह दो, ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में रखा, ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में रखा, रूप में रखा। परंतु पांचवी जो शताब्दी आई, उन्होंने आक्रमण किया, और उन्होंने आक्रमण किया तो गणतंत्रीय जो जनपद व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। लिखो, परंतु पांचवी शताब्दी में उन्होंने आक्रमण किया और जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी वो क्या होगी, सारी चौपट होगी, गणतंत्रीय जनपद व्यवस्था खत्म, और गणतंत्रीय जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। इसके आक्रमण के कारण पांचवी शताब्दी में उन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण किया तो यहाँ जो गणतंत्रीय जनपद व्यवस्था चल रही थी वो गणतंत्रीय जनपद व्यवस्था वो क्या हो गई, समाप्त हो गई भाई। फिर वर्ध संहिता नामक ग्रंथ में इसके पतन की चर्चा है, यहां लिख देता हूं मैं, वृद संहिता नामक ग्रंथ में पतन की चर्चा है। यानी इसका पतन कब हुआ, तो परसे आपकी कौन से संहिता में दिया हुआ है, वर्ध संहिता में इसके पतन की चर्चा हमें देखने को मिलती है। ठीक है सर, ओके। इसके बाद ये जनपद अन्य नाम, अब तो आगे लिखाना पड़ेगा भाई, इतना उतार लो पहले, आएगा नहीं मैं लिख। देखो बीच में रह गया था वो युद्ध, युद्ध इस जनपद का पतन हमें वर्ध संहिता में देखने को मिलता है, और इसके बाद है ना जनपद अन्य नामों के कारण भी ये सीमाओं को लेकर भी सामने आया, जैसे मेवाड़ है, बागड़ है, मारवाड़ है, रोती और ढूंढाड़ है, मेवाड़। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने ये जो मौर्यकालीन जो साम्राज्य है, जो क्षेत्र था वो अपना खत्म हुआ है। अब मानचित्र की बात, राजस्थान के विभिन्न अंचल, अंचल होते हैं क्षेत्र, तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं, हमने जनपद पढ़े हैं अभी, जनपद पढ़ ली, जनपद के बाद आता है अंचल, अंचल का अर्थ होता है क्षेत्र, इसका अर्थ क्या होता है, क्षेत्र होता है, क्षेत्र कह दो। ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें सबसे पहले हम क्षेत्र में लेंगे मेवाड़, मेवाड़ अंचल की बात करेंगे भाई, इसकी मेवाड़, और मेवाड़ अंचल की बात करा, मेवाड़ क्षेत्र की बात करा, मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में बताओ भी आप, प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं, प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं। यानी हमने सीवी जनपद पढ़ा था, उसमें देखा था कि उदयपुर का जो पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी जो भाग है वहां सीवी जनजाति, सीवी जो जाति है उसका आधिपत्य था, और वही क्षेत्र सीवी के नाम से जाना गया था, और उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, मेवाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़। तो सीधी सी बात है, उदयपुर वाला जो क्षेत्र है, कौन सा, उदयपुर वाला, यानी उदयपुर वाला जो क्षेत्र है उसको मेवाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़। तो पहली बात तो आपकी याद होगी होगी कि प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ कहते हैं। इसमें बात करें आधुनिक, आधुनिक आपका क्या आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा, आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ आया तो आपका सुलूमर भी आएगा,
सलूम्बर के बाद बात करें, राजसमंद भी आएगा, राजसमंद, भीलवाड़ा भी आएगा, भीलवाड़ा, राजसमंद। ठीक है, तो ये जिले मेवाड़ क्षेत्र में रहते हैं। ये सारे जिले कहां आएंगे? मेवाड़ में आएंगे। उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, सलूम्बर है, राजसमंद है आपका, और भीलवाड़ा है। ये जिले सारे कहां हैं? इस क्षेत्र में रहेंगे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी, अगर बात करें हम कौन सी शताब्दी की? 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण, शताब्दी से आधुनिक राजस्थान निर्माण, आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक, आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक यहां गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। यह गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। ठीक है, यानी 7वीं शताब्दी से आधुनिक जो राजस्थान का निर्माण है तक यहां पर यह कह दो, या यहां पर कह दो, गुहिल जो संसदीय वंश थे, राजवंश था, उसका शासन है वो रहा है। अगर बात करें यहां नागदा, नागदा आ जाएगा आपका। नागदा के साथ साथ हम बात करें तो यहां नागदा है, आहेड़ है, आहेड़, आहेड़। ठीक है, आहेड़, आहेड़ वो दूसरा लिखो भाई, आहेड़ आ जाएगा। उसके अलावा हम बात करें हाइड के अलावा, तो आप लिख सकते हो इसमें कल्याणपुर, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद कुमलगढ़, कुमलगढ़, चांडव, चांडव। ठीक है, चांडव, उदयपुर, चाड़व है, चाड़व, उदयपुर, उदयपुर, चाड़व, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही है। आदि इसकी, आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही है, इसकी राजधानी रही है। यानी राजवंश बदलते गए तो राजधानियां भी चेंज होती गई। ये सारी इसकी राजधानियां रही है भाई, ये सारी इसकी क्या है? राजधानी। समय समय पर राजधानी नागदा भी रही है, हायड़ भी, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुमलगढ़, चांडा, उदयपुर, ये राजधानियां इसकी रही है। ठीक है, यहां की बोली मेवाड़ी है। यहां की बोली की बात करें अपने, यहां की बोली मेवाड़ी है। कैसी बोली है? मेवाड़ी। ठीक है भाई, कैसी बोली है? मेवाड़ी है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कोई बड़ा यूट्यूबर होता तुम लाइक ही ठोक देते, सब कुछ करते भाई। ठीक है, यानी सहयोग करते। फिर उसको वागड़ आता है, वागड़, वागड़। नेक्स्ट अपना वागड़, कौन सा क्षेत्र आ जाएगा अंचल? वागड़ अंचल आ जाएगा भाई। और वागड़ अंचल की बात करें अपन, कौन कौन सा जिला होगा राजस्थान का? तो राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान, अगर बात करें दक्षिणी राजस्थान, और दक्षिणी राजस्थान में कौन कौन से जिले आएंगे पता ही आपको? दक्षिण में कौन कौन से जिले हैं? तो दक्षिण में आपके हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग आएंगे इसमें। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग इसमें शामिल है भाई। ठीक है, ठीक है सर। और इस क्षेत्र को वागवर या वागड़ कहा जाता है। इस क्षेत्र को
वागवार या वागड़ कहा जाता है। यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वागवार कहा जाता है या वागड़े कहा जाता है। ये याद आपको रखना है। ठीक है, रख लेंगे सर। ओके ओके सर। इसकी बोली बागड़ी है और इसकी बोली कौन सी है? इसकी बोली वागड़ी, बागड़ी नहीं वागड़ी है। ठीक है, यहाँ बै लिखा है, यहाँ वा लिखा है, वागड़ी है। ये था अपना कौन सा? वागड़ प्रदेश। दक्षिणी राजस्थान आएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा भूभाग आएगा। और दक्षिणी ये डूंगरपुर बांसवाड़ा भूभाग, इसको वागार या वागड़ प्रदेश कहा जाता है। इसकी जो बोली है वो वागड़ी है। अब आता है मारवाड़ भाई। मारवाड़ रहे जोधपुर रो मारवाड़, सबसे धनवान मारवाड़, सबसे धनी जो क्षेत्र रहा है वो मारवाड़ का रहा है भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसे वाला। वर्तमान में मरु प्रदेश कालांतर में मारवाड़ कहलाता है। वर्तमान में मरु प्रदेश कालांतर में मारवाड़ कहलाता है। यानी पुराने समय में क्या कहलाता था? मारवाड़, यानी जोधपुर वाला क्षेत्र रहे। ठीक है, सातवीं सदी में इसके मंडोर, मंडोर कहाँ है? सातवीं सदी में इसके मंडोर है राजस्थान के जोधपुर जिले में। कहाँ है? जोधपुर। मंडोर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। क्षेत्र पर, ये प्रश्न बहुत बार आ गया भाई। गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। लाइट चली गई भैया। ठीक है, मारवाड़ में 7वीं शताब्दी में इसके मंडोर, जोधपुर का क्षेत्र है, गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य है और वो स्थापित हो गया। यानी जो मेवाड़ है, मारवाड़ आपका वर्तमान में मरु प्रदेश कालांतर में मारवाड़ कहलाता था। जो आज का वर्तमान मरु प्रदेश है वो पहले मारवाड़ कहलाता था। और 7वीं शताब्दी में मंडोर जो क्षेत्र है इस पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। लेकिन बाद में यहाँ राठौड़ वंश का शासन है वो रहा है। किसका? राठौड़ वंश का शासन है रहा है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद आप हड़ौती पढ़ते हैं। कौन सा क्षेत्र पढ़ते हैं? हड़ौती पढ़ते हैं। फटाफट लो। हड़ौती क्षेत्र की बात करें अपने, तो हड़ौती जो वर्तमान में देखें तो आधुनिक जो बूंदी कोटा का जो क्षेत्र है, कौन सा? आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हड़ौती कहलाता है। हड़ौती कहलाता है भाई। यानी जो कोटा बूंदी है वो क्षेत्र क्या है? हड़ौती का क्षेत्र है कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति, प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति, अभी प्रश्न आया ये पे जो आपका नेट जेआरएफ का पेपर हुआ है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्राचीन काल में इस भूभाग पर कौन सी जनजाति है का आधिपत्य था? तो मीणा जनजाति का आधिपत्य था। आधिपत्य था, यानी मीणा जनजाति का अधिकार था यहाँ पर ज्यादातर। ठीक है, मीणा वंश के बुंदा के नाम पर ही, मीणा वंश के बुंदा के नाम पर ही जो अपना वर्तमान बूंदी है
पर ही बूंदी का नामकरण हुआ, पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। ठीक है, तो आसान प्रश्न है, तुम बस समझ जाओगे कि प्रश्न आए कि बूंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ, तो बूंदा किस वंश का शासक था? तो मीणा जाति का शासक था भाई। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने, कालांतर में हाड़ा वंश की शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया भाई। इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, यानी हाड़ौती क्षेत्र पर हाड़ा जो शाखा है, हाड़ा वंश की हाड़ा शाखा, इस शाखा ने, यानी चौहान वंश की, सॉरी ये लिखो चौहान वंश, ऐसे लिखो चौहान वंश, सॉरी चौहान वंश की हाड़ा शाखा, कौन सी? हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, सही कर लेना। चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को, तभी तभी से इस भूभाग को, यहाँ की भूभाग को, यहाँ की बोली, यहाँ की बोली को हड़ौती कहा जाने लगा। बोली को हड़ौती कहा जाने लगा भाई। ठीक है, यहाँ की बोली को क्या कहने लगा? हड़ौती। भी हड़ौती आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र आता है। अब प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था, और मीणा वंश के बूंदा एक नाम के व्यक्ति थे, उसके नाम पर ही बूंदी का नामकरण किया गया। यहाँ चौहान वंश की हाड़ा शाखा थी, और इस शाखा ने बाद में इस पर अधिकार कर लिया मीणा वंश के बाद, और तभी से इस भूभाग में यहाँ की बोली है वो हड़ौती हो गई। सीधा सीधा प्रश्न पूछे कि यहाँ की बोली क्या है, तो हड़ौती है भाई। क्या है? हड़ौती है। जैसे मैप में देखें, अपने मैप में देखें इसको, और राजस्थान के मैप में देखें, या थोड़ा सा बना लियो रेटेडो मैप करके। अगर बात करें आप, देखो यहाँ मांड चित्र है, ये है मांड चित्र, और ये है मेवाड़ मारवाड़, सॉरी कौन सा है? मारवाड़ क्षेत्र आ जाएगा, ये मारवाड़, मारवाड़ यानी जोधपुर वाला क्षेत्र आ गया। उसके बाद बात करें अपने कि ये वागड़ है, ये मेवाड़ है, ये जोधपुर वाला है, ये आपका नीचा बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका हड़ौती वाला क्षेत्र आ जाएगा, ये वाला, हाँ हड़ौती वाला क्षेत्र आ जाएगा, हड़ौती आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा बात करें अपने, ये ढूंढाड़ वाला क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ ढूंढाड़, ये मेवात वाला क्षेत्र आ जाएगा, मेवात वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, ये शेखावाटी वाला क्षेत्र आ जाएगा, शेखावाटी। ठीक है, देखो शेखावाटी में तो पता ही आपको, चूरू झुंझुनू सीकर आते हैं। ये मेवात वाला अलवर वाला क्षेत्र हो गया, ढूंढाड़ वाला जयपुर वाला क्षेत्र हो गया, ये मेवाड़ उदयपुर और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया, हड़ौती बूंदी और कोटा हो गया, मारवाड़ जोधपुर हो गया। ठीक है, तो ये आपका राजस्थान के विभिन्न जो अंचल है वो आ गए। अब ढूंढाड़ की बात करें बड़े, तो ढूंढाड़ के आसपास वाला जो क्षेत्र है, जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र ढूंढाड़ का आता है, और यहाँ पर जो 12वीं शताब्दी में कछवा राजपूत थे, 12वीं शताब्दी में उनका शासन रहा है, कछवा जनजाति का। मेवात वाला अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो आप हेडिंग क्या लगाओगे? हेडिंग लगाओगे भाई, आपका रहेगा ढूंढा, ढूंढा हेडिंग लगाओ।
जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, ठीक है, ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध था। ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध, ठीक है सर, मान ली बात, ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध। अच्छा, 12वीं सदी में कछुआ राजपूतों ने, 12वीं सदी में कछुआ है राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जाति के, यहाँ की स्थानीय जाति के मीणा, कौन सी, मीणाओं और बड़ गुर्जरों को परास्त किया। मीणा, मीणा और बड़ गुर्जरों, गुर्जरों को हराया, भी हराया, परास्त किया गया है और अपने राजवंश की नींव रखी हुई, ठीक है। यानी यहां कछुआ राजवंशों ने शासन किया है, यहां कछुआ है राजपूतों ने शासन किया है। इनको हराकर, मीणा और बड़ गुजर जाति के लोग थे, उनको हराया और कछुआ राजवंश ने यहाँ शासन किया। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी है, इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है, ढूंढाड़ी कहलाती है। इतनी बात हमें याद रखनी, ठीक है, रख लिया। अब आता है मेवात। कौन सा क्षेत्र आता है, मेवात आता है। और मेवात मैंने पहले कहा आपको, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है वो, इसमें आता है। तो लिखेंगे इसमें, इस क्षेत्र में अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर की मेव, अलवर भरतपुर कौन सा क्षेत्र आएगा, अलवर भरतपुर। और यहां कौन सी जाति का आधिपत्य था, मेव जाति का आधिपत्य, आधिपत्य था। और उसी मेव जाति के आधार पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा मेवात। क्या पड़ा, मेवात कहलाए सर। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन मेवाती था। यह बात हमें याद रखनी है कि मेवातियों का प्रसिद्ध जो नायक कौन था, वो था हसन मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा, जो हसन मेवाती है, लिखो, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा, राणा सांगा की ओर से, बाबर के विरुद्ध लड़ा, के विरुद्ध लड़ा। इसके विरुद्ध लड़ा था, बाबर के विरुद्ध लड़ा और मारा गया। यानी बाबर के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। और किसकी ओर से लड़ा था, राणा सांगा की ओर से लड़ा था। प्रश्न आए कि हसन मेवाती है कि निम्न में से खानवा के युद्ध में किसकी ओर से लड़ता हुआ मारा गया, तो आपका उत्तर आएगा राणा सांगा की सेना की ओर से लड़ता हुआ मारा गया और बाबर के साथ इसने क्या किया था, युद्ध किया था, ठीक है। अब बात करें इन सभी अंचलों, नोट लगा के लिख लो, इन सभी अंचलों
यानी क्षेत्रों, इन सभी अंचलों के अलावा राजस्थान के अन्य क्षेत्र, इन सभी अंचलों के अलावा राजस्थान के अन्य क्षेत्र, राजस्थान के अन्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों की बात करें आप देखो कौन कौन से आएंगे। जैसलमेर को मांड कहा जाता है, जैसलमेर, जैसलमेर को क्या कहते हैं भाई, जैसलमेर को मांड, हम भी अपने मानचित्र में देखा मांड या कलर, क्या कहते हैं, मांड या वले, वले कहते हैं, वले, वले, ठीक है। जोधपुर को, जोधपुर बताइए आपको मारवाड़ कहा जाता था। जोधपुर का दक्षिणी भाग, जोधपुर का दक्षिणी भाग दक्षिण भाग क्या कहा जाता है जोधपुर का, जोधपुर का दक्षिणी जो भाग है वो गुर्जरात्रा, गुर्जरात्रा, ठीक है। और प्रतापगढ़ को कंठ, ये तो पता ही आपको, प्रतापगढ़ को कांठल, इस नाम से कांठल कहा जाता था। और मारवाड़ का क्षेत्र, यानी मारवाड़ के झालावाड़ का क्षेत्र, झालावाड़ का क्षेत्र मालव, क्या मालव, अच्छा ठीक है सर, झालावाड़ का क्षेत्र मालव कहलाए। और चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी, चूरू झुंझुनू सीकर का, सीकर को शेखावाटी, शेखावाटी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें ब्यावर अजमेर का क्षेत्र, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र पता ही आपको मेरवाड़ कहलाता है, क्या कहलाता है, मेरवाड़, अच्छा को मेरवाड़, मेरवाड़ा क्या, मेरवाड़ा, वाड़ा, ठीक है, ठीक है सर। और कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र राठ के नाम से जाना जाता था, कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र राठ, इस नाम से, राठ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और राजस्थान में बहुत सारी वेशभूषा है। देखो भाई ये अंचल थे, अंचल के अलावा इनकी सभी अंचलों के अलावा अन्य क्षेत्र थे। जैसलमेर का क्षेत्र मांड या वल्ले कहलाता था, मांड या वल्ले। जोधपुर का दक्षिणी भाग है वो गुजरातरा, वैसे जोधपुर को तो मारवाड़ कहते ही है, ठीक है। जोधपुर का दक्षिण भाग वो गुजरातरा कहलाता था। प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो कांठल कहलाता था। झालावाड़ का क्षेत्र मालव कहलाता था। चूरू झुंझुनू सीकर है वो शेखावाटी कहलाता था। और ब्यावर और अजमेर का मेरवाड़ा कहलाता था। और कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र वो राठ के नाम से जाना जाता था। अब देखो इसमें कुछ शब्द आए हैं, इस बुक के अंदर दिए हुए आपके, मैं बोल के बता देता हूँ। वैसे इस बुक में कुछ शब्द दिए हुए, देखो लिखा है कि अंचल, अंचल का मतलब क्षेत्र होता है। अंचल का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, जो मैंने पढ़ा था। ऋग्वेद ये प्राचीन ग्रंथ था जो पुराना है सबसे। और एक क्षत्रप आता है, क्षत्रप नाम आया था, क्षत्रप ये नाम आया था, क्षत्रप लिखा हुआ था मैंने कहा। क्षत्रप का मतलब होता है प्रांत का मुख्य या राज्यपाल, प्रांत का मुख्य या राज्यपाल। भारत में शक जातियों के शासक हेतु प्रयुक्त शब्द होता है ये। भारत में कौन सी जाति है, भी भारत की बात करें तो भारत में जो शक जाति, शक जाति के शासकों के लिए प्रयुक्त, के लिए प्रयुक्त भाई ये शब्द होता था। वैसे आपको पता ही है ये आपका होता है प्रांत का मुखिया, कह दो इसको, क्या कह दो, प्रांत का मुखिया यानी राज्य का मुखिया। उसमें राज्यपाल ही होता था, उसमें क्या होता था, राज्यपाल। आज भी मुखिया राज्यपाल है, राज्यपाल, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, हम पढ़ के आए। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है, विराटनगर।
कोटा बूंदी वाला क्षेत्र हड़ौती, ये भी पढ़ के आए हैं। उसके अलावा बेवार अजमेर का क्षेत्र, बेवावर और अजमेर का क्षेत्र मैंने यही लिखा देखो, ये नाम मेरवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा इसमें जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं, अभी पढ़ा ये रहा, जयपुर और उसके आसपास क्षेत्र को क्या कहते हैं, ढूंढाड़ कहते हैं। ठीक है, इसके बुक में लास्ट में प्रश्न दिए हुए, तो आप देख भी सकते हो। ये छठी क्लास है, अपना दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, मर्जी आपकी करो तो ना करो तो भी सही, ठीक है, इन क्लास को पूरी देखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।